हमें चीनी कैंप ज़्यादा सूट करता है या अमेरिकन कैंप? हम किसी कैंप में नहीं हैं। अब मैं क्या वर्ड यूज़ करूं, हम वो हैं जो मतलब रोज़ शाम को इधर उधर घूमता है। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रही है, $100 बिलियन की बात हो रही थी। सऊदी अरब से $5 अरब आ रहे हैं, $2 अरब आ रहे हैं। ऑन ग्राउंड आपको कुछ नजर आ रहा है? आपको पिछले दोस्त मुझे तो नहीं आ रहा, मगर तो आप मुझे कोई नंबर नहीं है, 0/0। ये सब बातें हैं, ये सब धगोसने हैं। वो फ्राइड चिकन वाला आ रहा है और उसके साथ सब तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, तो इसको आप अगर इन्वेस्टमेंट कहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। वो फिर ये हुकूमत होलसेलर रिटेलर के ऊपर हाथ क्यों नहीं डालती? डरती है। रेट ऑफ द स्टेट इस पे आती है कि इस लीडर का नाम नहीं लेना, पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना। टैक्स देने पे क्यों नहीं आती? हमारे IPPs के साथ नेगोशिएशंस हो रही हैं। वो पिंडी के एक दफ्तर में जाते हैं जहाँ टास्क फोर्स होस्ट हैं, उनको बिठा दिया जाता है IPPs वालों को। सारी सात रात बैठे हैं, कई कई घंटे बैठे हैं। आपको बेटा HSN में जाता है, यहाँ करता है, वो करता है। अब समझ रहे हैं ना बात की? ये एक मेंटालिटी है ना जो करने वालों की, क्या है क्या नहीं है। इस तरह की चीजों के बाद लोगों के सेंटिमेंट इतने नेगेटिव हो गए हैं कि वो कह रहा है मैं पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता, पाकिस्तान में पैसा नहीं लगाना चाहता। वो पैसा बाहर ही लेके जाएंगे यार। IPPs के बाद जो वो कहते हैं ना चीजें रुकनी नहीं, अब अगला स्टॉप बैंक्स है, बैंक से ओनर्स हैं। वेलकम टू रफ्तार पॉडकास्ट। पाकिस्तान की इकॉनमी को लेकर लोगों के जहन में बहुत से सवालात होते हैं। इन दिनों पाकिस्तान की इकॉनमी के नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। इकॉनमी क्या वाकई हमारी दुरुस्त ट्रैक पर आ गई है? आज की पॉडकास्ट में हम यही डिस्कस करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही ख़ास मेहमान जो लाहौर से आए हैं और हमारे लिए वक्त निकाला। अली खिज़र साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली खिज़र साहब के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बिज़नेस रिकॉर्डर के डायरेक्टर रिसर्च हैं और इकॉनमी रिलेटेड इश्यूज़ को बहुत करीब से देखते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। गुड टू हैव यू अगेन। थैंक यू। अच्छा खिज़र भाई, सबसे पहले ये बताएं कि क्या हमारी इकॉनमी के नंबर्स तो सबको नज़र आ रहा है बेहतर हो रहे हैं, क्या हमारी इकॉनमी अब राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है? देखिए, इकोनॉमी की एक साइकिल्स होते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना, उसके मैक्रो इकोनॉमिक साइकिल्स हैं। वो साइकिल जो है, उस साइकिल में हमारा जब जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा जब इंटरेस्ट रेट कर देते हैं, तो लोगों की परचेजिंग पावर एरोड हो जाती है, कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। करेंसी एकदम बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट भी हो जाती है। फिर IMF प्रोग्राम आता है और एकदम फिस्कल चीज़ों को हम टाइट करने लग जाते हैं। जब हमने वो सारी चीज़ें की हैं और अब हम इतने बुरे हालात से आए हैं, तो उसके बाद से है कि इन्फ्लेशन का जोर टूट गया है, डिमांड का जोर टूट गया है, लोगों की लाइफस्टाइल एडजस्ट हो गए हैं, लोगों के खर्चे कम हो गए हैं, उस तरह से चीज़ें बिक नहीं रही, लोग उस तरह से चीज़ें खरीद नहीं रहे हैं। इकोनॉमी के अंदर जो है वो आपकी प्रेशर वो कम हो गया है इम्पोर्ट का। दूसरा ये है कि बहुत जो गवर्नमेंट ने काम किया है, जो अच्छा काम किया है कि वो फिस्कल जो है उस साइड पे जो है आपने एक सरप्लस दिया है, कि यानी कि वो डेफिसिट नहीं है, वहाँ पे सरप्लस फाइंड किया है। लेकिन उसकी वजह क्या है कि आपने बहुत सारी टैक्सेशन कर दी। उस टैक्सेशन ने भी एक आपकी इकोनॉमी के अंदर से जो है ना वो परचेजिंग पावर टूट कर दिया। तो साइकिल की वजह से इन्फ्लेशन टूट रही है, इंटरेस्ट रेट टूट रहे हैं और वो चीज़ें बेहतर हो रही हैं। वो हिजामी की सूरत हाल नहीं है, वो बेयकीनी की सूरत हाल नहीं है। लेकिन क्या मेरी इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ जा रही है? तो उसका जवाब है नहीं, अभी ग्रोथ नहीं है। और जब तक ग्रोथ नहीं है तो इकोनॉमी रिकवर नहीं कर रही है। और वो जब ग्रोथ की तरफ जाएगी, जब आहिस्ता आहिस्ता परचेजिंग पावर जो है उसकी जो है वो कैचअप करेगी, तो फिर उसी तरह के क्राइसिस आ जाएगा जैसे आपका क्राइसिस आया था 2022-23 में, जैसे 2017-18 में आया था, 2007-8 में, 8-9 में आया था, 98-99 में था। मैग्नीट्यूड के फर्क हो जाएगा, बट क्राइसिस फिर भी आएगा, क्योंकि आपने किसी किस्म का स्ट्रक्चर रिफॉर्म नहीं किया, क्योंकि आपने जो मईशत के अंदर, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर जो स्ट्रक्चर के इश्यूज हैं, उन इश्यूज को आपने एड्रेस नहीं किया। अब उस साइकिल में रिवर्स हो रहे हैं, टाइटनिंग कर रही हैं, करके उसका रिजल्ट आ रहा है। तो दैट इज द सिचुएशन को, मतलब अगले 2 साल अच्छे हैं। हाँ, लो इंटरेस्ट रेट होगा, लो ग्रोथ होगी, लो इन्फ्लेशन होगी। जहाँ पे हम थोड़ा सा ग्रोथ की तरफ वापस आएंगे, वहाँ पे फिर 1-2 साल में झटका लगेगा, फिर उस तरह चले जाएंगे। तो ये कोई हम ग्रोथ तो नहीं कर रहे हैं, हम कोई ठीक तो नहीं हो रहे। उसके लिए हमने जो काम करने हैं वो हम करने को तैयार नहीं है। एज ए नेशन, एज एन इंस्टीट्यूशन, उस पर हम बहुत बहस कर सकते हैं, बट उसके लिए तैयार नहीं है। बहरहाल ये है कि चीज़ें थोड़ी बेहतर हो रही हैं, काबू में आएंगी, काबू में आएंगी। अच्छा खिज़र भाई, मुझे ये बताएं कि आपने स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की बात की, तो तकरीबन इस हुकूमत को आए हुए 1 साल हो जाएगा, होने वाला है। तो आपको कुछ नज़र नहीं आया कि स्ट्रक्चरल कुछ रिफॉर्म्स हुई हों? जैसे कि अभी PIA बेचने की बात हो रही थी, उसको हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे। फिर ये IPPs वाला मामला है, इसमें भी कुछ हिलजुल नज़र आई थी कि नहीं यार क्या हो रहा है। तो मतलब इसका एंड कुछ नहीं निकला, हाथ कुछ नहीं आया हमारे।
अच्छा, स्ट्रक्चर रिफॉर्म किया है जी, आपने फिस्कल टाइटनिंग की है, ठीक है जी, आपको कहाँ से टैक्स आया, सैलरी टैक्स हो आपने जो है वो 35% प्लस उस पर 10% करके 38.5 कर दिया जो एक्स्ट्रा इनकम पे। नॉन सैलरीड इंडिविजुअल जो है प्रोफेशनल है मेरे आप जैसा, उस पर 45% टैक्स कर दिया, यानी कि अब मैं 100 रुपये कमाता हूँ उसमें से 45 रुपये हुकूमत टैक्स में ले जाती है। ये क्या बात हुई? ठीक है, ट्रेडर और रिटेलर के ऊपर से आपने क्या टैक्स लगाया? जीरो। अंडा 10 बिलियन रुपए की जो भी उसकी वो थी कि आपने कलेक्ट करना है, उसमें से क्या कलेक्ट किया? कुछ भी नहीं। ठीक है जी, देख लिया तो आप कुछ भी नहीं। रियल एस्टेट पे आपने कौन सा ऐसा टैक्स लगाया? आपने होलसेलर पे, ट्रेडर पे कौन सा टैक्स लगाया? जो टैक्स नेट से बाहर है उसको आपने कुछ नहीं किया। सूबों के ऊपर जो टैक्स की कलेक्शन की और उनकी जो जिम्मेदारी है खर्चों की, उस पर आपने कुछ नहीं किया। फेडरल गवर्नमेंट को स्क्वीज कर करके आपने ये कर दिया है, तो ये रिफॉर्म थोड़ी हुआ है। आप पीआईए की बात करते हैं, क्या पीआईए प्राइवेटाइज हुआ? क्यों नहीं हुआ? उस टाइम बात कर सकते हैं। ठीक है जी, क्या कोई डिस्कोस प्राइवेटाइज हुई? क्या कोई सर्कुलर डेट रिडक्शन के लिए, एनर्जी पे बात करते हैं, क्या कोई सर्कुलर डेट रिडक्शन के लिए आपने डिस्कोस के लॉसेस कम किए? क्या आपने कोई ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की एफिशिएंसीज बेहतर की? क्या आपने जनरेशन का मेरिट ऑर्डर ठीक किया? क्या आपने ये चीजें की? आपने आईपीपी को थोड़ा सा कोर्स ऑफ एक्शन, उस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि उसका जो नुकसान है उसको करके आप 8 रुपया बचा लेंगे तो क्या उससे फर्क पड़ जाएगा? उससे चीजें बेहतर होंगी? तो मेरा नहीं ख्याल उससे चीजें बेहतर होंगी। चीजें उसी तरह चल रही हैं, सिर्फ एक होती है कि साइकिल है, उस साइकिल की अब वो जो हम बेहतर साइड पे हैं। ठीक है ना? आप वो रोलर कोस्टर आपने कभी लिया है? रोलर कोस्टर वगैरह भी लेते हैं, जब नीचे आते हैं ना आपके सांस में सांस आता है, जब ऊपर जाते हैं और हवा में लटकते हैं तो आपकी चीखें निकलती हैं। तो अभी हम नीचे आए हुए हैं, सांस में सांस आया, जब ऊपर जाएंगे तो चीखें निकल जाएंगी। तो खिजर भाई आपने यकीनन हमें रियलिटी बताई है, मगर वो लोग जो बेचारे खुश हो रहे थे वो बहुत डिसहार्ट हुए होंगे आपकी बात से कि इंटरेस्ट रेट गिर रहा है और इन्फ्लेशन गिर रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, वाह वाह मज़े आ गए। तो सर ये सब नंबर्स फिर मतलब वही सर्किल का नतीजा है, मतलब हम कुछ भी नहीं कह सकते कि सिर्फ हालात कंट्रोल में आए हैं, बेहतरी कुछ नहीं हुई। नहीं, स्टॉक मार्केट को जारी है, इसमें कोई शक नहीं है। स्टॉक मार्केट के अंदर अभी और भी पोटेंशियल है। लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी और हम लिखते भी रहते हैं कि स्टॉक मार्केट ने परफॉर्म करना है, और स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रही है। उसकी वजह भी यही है, इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं। पिछले 10 साल से मार्केट परफॉर्म नहीं की थी, 2016 के बाद अब जाके वो परफॉर्म करना शुरू हुई है। बट स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस के थ्रू क्या हमारे आम आदमी पे फर्क आता है? मुझे बताइए, स्टॉक मार्केट के अंदर कितना बंदा इन्वेस्टेड है? 2-3 लाख टोटल इन्वेस्टेड होगा, 2.5 लाख इन्वेस्टेड है। ठीक है जी, और उसके अंदर भी मेजरली कितने लोग हैं? थोड़े लोग हैं, कंपनीज हैं। आज आप अपने दफ्तर का चक्कर लगा लें, आप ये एक लाहौर के अंदर या फैसलाबाद में, गुजरावाला में एक मोहल्ले का, पूरे इलाके का चक्कर लगा लें, पूछ लें कितने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है, कितना फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आम आदमी की जिंदगी में स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कंपनीज की जिंदगी में स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने से उनकी वैल्यूएशन का फर्क आएगा, बट आम आदमी क्या वो ट्रांसलेट होगा? मुझे नहीं लगता होगा। हाँ, जिस दिन आपकी रियल एस्टेट मार्केट चलेगी उससे आम आदमी की जिंदगी में फर्क होगा। हमारे रियल एस्टेट में हर कोई इन्वेस्टेड होता है, उसके अंदर बहुत सारे लोगों की नौकरियां लगी होती हैं, उसमें बहुत सारे लोगों का अच्छा है बुरा है वो एक अलग बहस है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। लेकिन आम आदमी को जिंदगी में उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, तो अच्छी बात है। स्टॉक मार्केट कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट नीचे आने के से आम आदमी की जिंदगी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कोई यहाँ पे लोगों की मॉर्गेजेस तो होती नहीं है उस तरह से कि बहुत फर्क पड़े। ठीक है, इन्फ्लेशन के नीचे आने से लोगों को फर्क पड़ता है। बट आप मुझे बात बताइए, मैं आपको बताता हूँ, 2021 मार्च में खाने की कीमत अगर थी 100 रुपए, तो 2024 मार्च में वो खाने की कीमत हो गई थी 200 रुपए। 3 साल में डबल हो गई। अब आज आप जो है वो अक्टूबर 2024 के अंदर वो 200 से होके वो 190 पे तकरीबन आ गया हुआ है। ठीक है, थोड़ा नीचे आया है, अच्छी बात है, बट 100 से 190 पे आज भी खड़े हैं आप। वो भी खड़े हैं ना, 100 से 190 पे खड़े हैं। क्या आपकी इनकम उस 90% से बढ़ी है पिछले 3-3.5 साल में? नहीं। आपके बिजली के बिल थे किधर, आज किधर है? आपकी गाड़ी की कीमत 2021 में क्या थी, आज किधर है? आप मोबाइल फोन 2021 में कितने था, आज किधर है? आप किसी भी चीज को उठा लें, उनकी कीमतें किधर चली गई हैं? कि लोगों की उस तरह से इनकम बढ़ी है? नहीं बढ़ी। होता यह है, मैं आम अल्फाज में इस साइकिल को इस तरह समझा दूं कि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है। आप अगर 1 लाख रुपया कमाते थे तो आपका खर्चा था 90,000 रुपए, 10,000 रुपये आप बचाते थे। अब आपका खर्चा हो गया 1,80,000 रुपए। ठीक है, आप कमाते हैं 1,20,000 रुपए, आप 60,000 के डेफिसिट पे चले गए। तो आपने क्या हुआ, आपने अपना खर्चा कम करना शुरू कर दिया, आपने बिजली कम इस्तेमाल शुरू कर दी, आप गाड़ी से मोटरसाइकिल पे चले गए,
आप वेकेशन पे छुट्टियों पे जाते थे, वो नहीं चले गए। आपने बच्चों का स्कूल चेंज करा दिया। आपने अगर आपको कोई ऐसी कोई मसला है कि जो आपने डॉक्टर का कोई ट्रीटमेंट करानी थी जो बिल्कुल एसेंशियल नहीं है, वो आपने पोस्टपोन कर दी। ठीक है जी, आपने नया लैपटॉप खरीदना था, नहीं खरीदा। आपने नया फोन खरीदना था, आपने नहीं खरीदा। सो एंड सो फोर्थ। आपने अपना लाइफस्टाइल एडजस्ट कर दिया। आपने अपने खर्चों को ले आए 120 पे। तो अब लोगों ने अपने खर्चे कम कर दिए, वो चीज़ एडजस्ट कर दी है। वो एडजस्ट करने के बाद जाहिर है जब वो डिमांड उसका नहीं रहेगी तो इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगी। इन्फ्लेशन नीचे आएगी तो जाहिर है इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे। और वो चूंकि डिमांड नहीं है तो करेंसी पे प्रेशर नहीं है। अब ये 2-3 साल लगेंगे, आहिस्ता आहिस्ता लोगों की परचेजिंग पावर कैचअप करेगी। वो 120 से 140 से 150 से 160 कमाएगा। और वो जब वो कमाने जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता वो लो इन्फ्लेशन रहेगी पर लेकिन थोड़ी ग्रोथ उसकी होएगी, तो वहाँ से उसका खर्चा बढ़ेगा। जहाँ खर्चा बढ़ेगा वहाँ डिमांड आएगी, वहाँ इकोनॉमी ग्रो करेगी, वहाँ से फिर प्रेशर आ जाएंगे, तो फिर वही शुरू हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि आप तो सिर्फ ये है ना कि परचेजिंग पावर कैचअप कर रहे हैं, और वो परचेजिंग पावर जैसे कैचअप करते हैं तो आप फिर गिरने लग जाते हैं। आप इसकी मिसाल इस तरह देख लें, गाड़ियों की सेल देख लें। जहाँ गाड़ियों की सेल 2.5-3 लाख रुपए तक पहुंचती है वहां पे क्राइसिस आना शुरू हो जाता है। फिर वो 1.5 लाख पे वापस आ जाती है, फिर टुक टुक करके 3 लाख तक पहुंचती है, फिर वापस आ जाती है। तो हम तो उसी साइकिल में फंसे हुए हैं कि भाई आप थोड़ा सा ग्रो करते हो, फिर आपको खींच लिया जाता है, फिर आप उस स्टेज पे आते हो, फिर खींच लिया जाता है। तो वही वो चीज चल रही है। तो ये तो चीज ऐसे ही चलती रहेगी अनफॉर्चुनेटली। तो खिजर भाई ये ऐसा चल क्यों रहा है? इसका रीज़न क्या है कि हम अपनी जो है इनकम नहीं बढ़ा रहे एज अ कंट्री, मतलब हम अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा रहे? इसका रीज़न क्या है? ये देखिए, वो टेक्निकल रीजन है। इसकी सबसे बड़ी चीज है कि हमारा फिस्कल हाउस जो है ना, फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा है। वो उसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है। तो फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए या तो हमें अपने खर्चे कम करने हैं या हमें अपने टैक्सेस को बढ़ाना है। हम अपने खर्चों को कम नहीं इतना कर पाते, और टैक्सेस जो बढ़ाते हैं वो स्क्यूड टैक्सेस बढ़ाते हैं। सूबों की तरफ आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे जाते हैं, सूबे खर्चे बड़े लेविशली करते हैं, जबकि वो सारा चीज़ें वो जो बोझ है वो फेडरल पे आ जाता है। तो आपको फिस्कल स्ट्रक्चर को ठीक करना है, जिससे टैक्स देना चाहिए वो उसको देना चाहिए, और जिस पे टैक्स ज़्यादा है उसको टैक्स कम करना चाहिए। ये बैलेंस करेंगे, वो बैलेंस करेंगे तो करंट अकाउंट बैलेंस होगा। थोड़ा खर्चे कम करने की गुंजाइश है, हम करते नहीं वो एक अलग बात है, गुंजाइश निकल सकती है, कहाँ पर गुंजाइश है? मतलब हुकूमत जो परफॉर्मेंस दे रही है, जो काम कर रही है, उसमें तो 2/3 ऑफ द गवर्नमेंट तो एक्स्ट्रा है। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाएं, आपका यहाँ पे बाहर दफ्तर है, फरहान भाई बैठे हुए थे, फरहान भाई के बाद दफ्तर के बाहर कितने उनके पीए बैठे हुए थे। यही आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाए, वहां पे 4 पीए बाहर बैठे होंगे। वो 4 पीए की आपस में एक टसल चल रही होगी। वहां पे जो वो गार्ड होगा, फिर उसके बाद वो चौकीदार होगा, फिर उसके बाद 2 ड्राइवर होंगे। ये सारा कुछ करते करते और फिर ऊपर भी इतने लोग होंगे, आपके उतने लोगों की जरूरत नहीं है। वो 2/3 ऑफ द गवर्नमेंट एक्सेस है, उसको कम करेंगे तो खर्चे कम होंगे। लेकिन खर्चे कम करने से ज्यादा आपको जरूरत है कि आपको टैक्स रेट बढ़ाना है। वो टैक्स रेट बढ़ाना है और खर्चे जो है वो आपने एफिशिएंट वे में करने हैं। डेवलपमेंट तो आपकी एफिशिएंट नहीं है, वो आपकी ग्रोथ उस तरह नहीं लेके आ रही है। वो चीज़ करेगी तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इकोनॉमी में ट्रांसलेट होगा, एफिशिएंसीज आएगी, और इस एफिशिएंसीज की वजह से आपकी फर्म चलेंगी और वो एक्सपोर्ट भी कर पाएंगी। नेचुरली आपको एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ चाहिए, वो आपको उसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास जो ग्रोथ आई है, जो हमें ABN-FTA भी आई है, वो एक्सपोर्ट लेड है। जो एक अच्छी बात मैं आपको ये कह सकता हूँ कि बहुत सारी फर्म इस क्राइसिस के बाद एक्सपोर्ट के ऊपर सोचने लग गई हैं। इवन फॉरेन फर्म जैसे कि नेस्ले है, वो भी इस वक्त एक्सपोर्ट पे बड़ा पोटेंशियल उस पर कर रही है और उस पर काम कर रही है। ठीक है जी। और हालांकि वो कंज्यूमर कंपनी है, और आपका अमूमन कंज्यूमर कंपनी कहते हैं कि वो डिविडेंड बाहर लेके जाते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट कर रही है। इसके अलावा बहुत सारी डोमेस्टिक कंपनी जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे काम करती थी, इंजीनियरिंग की साइड पे, वो एक्सपोर्ट की तरफ सोचने लग गई है। टेक्सटाइल तो एक्सपोर्ट करता ही है। तो फिर इसके अलावा आप जैसे जो सैलरी क्लास होते हैं या जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, वो यहाँ पे नौकरी में पैसे कम मिलते हैं, अगर मिल जाते हैं को थोड़े बहुत अल्लाह करके को पैसे देने लग जाता है, तो उसमें से 40% हुकूमत ले जाती है। ठीक है जी। तो वो क्या करना शुरू हो गए हैं, वो बाहर देखना शुरू हो गए हैं। वो आपको किसी किस्म की भी बाहर कोई बंदा बैठा है, उसको कोई कंपनी बैठी है, चाहे वो अकाउंटेंट है, IT में है, वो ऑपरेशन में है, रिसर्च में है, इंजीनियर है, बहुत तरह की सर्विसेज वो बाहर दे रहा है। वो सर्विसेज के अगेंस्ट उसको रेमिटेंसेज में पैसे आता है, उसको टैक्स भी कम लगता है, और वो एक एक्सपोर्ट प्रोसीड्स होती हैं। काउंटर रेमिटेंस में फ्रीलांस का मोस्टली होता है, बट होता वो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स है।
तो वो चीज भी आ रही है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए इकोनॉमी के अंदर एक्सपोर्ट्स के वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता जितने बढ़ते जाएंगे उतना इकोनॉमी के अंदर पोटेंशियल बेहतर होता जाएगा। जाहिर बात है वो फर्क पड़ेगा उससे। तो खजर भाई, लास्ट कुछ सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रही है। मुझे याद है अच्छी तरह 2 साल पहले $100 बिलियन की बात हो रही थी, और उसके बाद भी सऊदी अरब से जब भी कोई वफ्द आता है तो $5 अरब आ रहे हैं, $2 अरब आ रहे हैं। मगर ऐसा ऑन ग्राउंड आपको कुछ नजर आ रहा है आपको पिछले 2 सालों में? सर मुझे तो नहीं आ रहा, मगर तो आप इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं तो आप तो डीपली जानते होंगे ना। तो मैंने बाकी कुछ आया है? मैंने वो तो फर्क वो एनके पहनी हुई है कि मुझे नजर आ जाएगा, जो है ही नहीं चीज, जो कि आपको नहीं नजर आ रही तो मुझे भी नहीं नजर आ रही कि वो चीज है ही नहीं। अच्छा, है ही नहीं। जब चीज है ही नहीं, कौन सा 100 बिलियन का नंबर है? कोई नंबर नहीं है, 0/0। आपकी सिर्फ एक रेकोटेक के अंदर पैसे डल रहे हैं, वो भी क्योंकि हमने वो जो शेयर एक पाकिस्तान का अपना था वो क्यों बेचनी है आज के दिन में, जबकि आपने गोल्ड आ गया, वो डालेगा। पाकिस्तानी हुकूमत के शेयर है और दूसरी बलूचिस्तान हुकूमत के शेयर है, आप वो शेयर बेच रहे हो। को सऊदी अरब कहता है मैंने ये खरीदना है, बैरिक गोल्ड है, मुझे इस कीमत पे चाहिए और आपको मुझे चाहिए, तो मैं तुम्हारे ये लोन जो है रोल ओवर करूंगा। वो आप इस वजह से बेच रहे हैं। बाकी क्या आ रहा है? बाकी ये आ रहा है कि वो फ्राइड चिकन वाला आ रहा है और उसके साथ सब तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। तो इसको आप अगर इन्वेस्टमेंट कहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। वो फिर आप गालिबन अलबैक की बात कर रहे हैं या तो। अच्छा, दूसरा मुझे खिजर भाई ये बताएं कि 20 साल से हम तकरीबन 10 साल तो हो गए सुनते हुए कि कोई सऊदी अरब $20 अरब की रिफाइनरी लगाएगा, लॉलीपॉप उसका। यार 15 साल से तो सुन रहे हैं। प्रोजेक्ट जो है वो वायबल ही नहीं है। 20 साल पहले उसकी वायबिलिटी थोड़ी बहुत थी, आज उसकी वायबिलिटी नहीं है। हम वही रोना रोते आ रहे हैं और वो चलना ही नहीं है। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, पिछले 20 साल के अंदर आपकी मिडिल ईस्ट के अंदर, इंडिया के अंदर इधर उधर बहुत ज़्यादा रिफाइनरीज लगी हैं, और एक रिफाइनरीज का गलत है, ज़्यादा है। वो रिफाइंड प्रोडक्ट आपको बेचना चाहते हैं, दुनिया को बेचना चाहते हैं, वो रिफाइन करते हैं, ठीक है जी। और दुनिया में आगे जाके डिमांड जो है ऑयल की कम होती जा रही है, आप रिन्यूएबल पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती जा रही है, ईवीज के ऊपर आपका जोर ज़्यादा है, ठीक है जी, सोलर पैनल्स और ये वो इनके ऊपर जोर ज़्यादा है आपका। तो तेल की डिमांड जो है वो आगे जाके उस तरह से ग्रो नहीं करेगी जैसे पहले कही थी, क्योंकि ऑल्टरनेटिव सोर्सेज के ऊपर जोर ज़्यादा है और उसमें टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड हो रही है। जबकि ऑलरेडी आपके पास रिफाइनरीज इस रीजन में बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे रिफाइनरी को ला करने का कौन से नफलों का स्वाब होगा? तो रिफाइनरी अनवायबल था, आज भी अनवायबल है। जो 5 रिफाइनरी यहाँ पे लगी हुई हैं, अटक रिफाइनरी से लेके, पाको से लेके, बाइको से लेके, ये जो 4-5 हैं, इनकी 2020 से इनकी बात हो रही है नदीम बाबर के ज़माने से कि रिफाइनरी पॉलिसी आ रही है, रिफाइनरी पॉलिसी आएगी, ये अपग्रेड करेंगे तो ये जो फर्नेस ऑयल बनाते हैं इसकी कोई काम की चीज़ बना सकेगी। वो आज तक पॉलिसी अप्रूव नहीं हो पाई, वो आज तक पॉलिसी हो नहीं पाई। 4 सालों में नई रिफाइनरी क्या लगनी है? ये सब बातें हैं, ये सब धगोसने हैं, ये सब आपको खिलाने के लिए बातें हैं। $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगी? और G2G इन्वेस्टमेंट आनी ही नहीं चाहिए। ये प्राइवेट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा। जिस चीज में गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा वो चल जाएगी, जिस चीज में गवर्नमेंट का रोल होगा वो ऐसे ही रहेगी। आप एग्रीकल्चर में देख लें, आप प्राइवेट सेक्टर की बाकी इन्वेस्टमेंट देख लें, जहां गवर्नमेंट घुसती है, जहां गवर्नमेंट आती है, वहां ये हाल हो जाता है। तो वो 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मुझे तो कोई नजर नहीं आती, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की तो मैं वैसे ही खिलाफ हूँ। हाँ, प्राइवेट सेक्टर जहां पे आपका इकोनॉमी ग्रो करने लग जाएगी, जहां पे उस इकोनॉमी में जान आएगी, सबसे पहले पाकिस्तानी बंदे जो पाकिस्तान से बाहर पैसा लेके आए हैं वो लाएंगे, नंबर 1, और उसके बाद फिर बाहर वाले लोग लाएंगे, और फिर हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग ही वो पार्टनर्स लेके आएंगे, जिस तरह इंडिया में लेके आते हैं। इंडिया के अपने जाइंट्स लेके आते हैं। हम तो अपने जाइंट्स को बनने नहीं देते, हमने अपने जाइंट्स को एक नेशनलाइजेशन कर दी, फिर आज हम IPPs के साथ करके वही कर रहे हैं। इस पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो इस तरह से चीज हो रही है वो बात है। तो वो इन्वेस्टमेंट जो $100 बिलियन की आप बात कर रही हैं वो नहीं आ रही, एज सिंपल एज दैट। उसका जिक्र करते क्यों है मुझे नहीं समझ आती, मैं तो कभी नहीं लिखता उसके बारे में। सर इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे बड़ों ने किया था, तो इसलिए बस याद बड़ों की बातें याद रह जाती हैं। चले अच्छी बात है, आप करते हैं, आपका फर्ज है करना। फिर नहीं सर, वो हम असल में इसलिए भी करते हैं ना कि शायद आ रही हो, हम होता है बाज़ दफ़ा खबरों में इन नहीं रहता ना बंदा। हाँ, वो जिस तरह इंटरनेट स्लो हो गया ना, तो इन्वेस्टमेंट भी रास्ते में स्लो हो गई है, फायरवॉल लग गई है उस पे, VPN लगाएंगे तो आ जाएगी इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी अमेरिका में इलेक्शन हुए, ट्रम्प साहब आ गए, तो वैसे ये भी अक्सर बहस रहती है कि हमें कौन सा मॉडल ज़्यादा सूट करता है, कि हमें चीनी कैंप ज़्यादा सूट करता है, चाइनीज़ कैंप या अमेरिकन कैंप। ये बहस अक्सर रहती है क्योंकि हमारी सारी एक्सपोर्ट्स तो अमेरिका यूरोप होती हैं।
तो आपके ख्याल में अगर ट्रम्प साहब आ जाते हैं तो इससे हमारे कुछ रिलेशन पे अच्छा असर पड़ेगा, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ने का कुछ चांस है? ये मुझे नहीं समझ आता ट्रम्प के आने से एक्सपोर्ट कम ज्यादा क्यों होगी। हम चीन की तरफ क्यों देखते हैं, अमेरिका की तरफ क्यों देखते हैं? भाई हम पाकिस्तान की तरफ देखें, पाकिस्तान का जो अच्छा है पाकिस्तान को वो करना है। चीन हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा दोस्त मुल्क है, उससे ताल्लुक अच्छा रखना है। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, उससे हमने अपनी ट्रेड करनी है। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, उससे हमें ट्रेड करनी है। अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, उससे करनी है। हम तीन लोगों से तो हमारी लड़ाई है। इंडिया से तो लड़ाई हमने पहले दिन से ली हुई है, पता नहीं क्यों, ठीक है ना। और फिर हमने जो है वो अफगानिस्तान को हमने पिछले 40 साल में हमने इतना तंग किया कि वो हमसे लड़के बैठ गया हुआ है। ईरान को हम अमेरिका के डर की वजह से उससे लड़े हुए हैं, ठीक है जी। एक चाइना जो आपके साथ रहे, आज आज उससे भी आप बात करें। आप पिछली दफा देखें जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट और चाइना के आगे से जो उनकी रिस्पॉन्स जो उनके आ रहे हैं वो बड़े खतरनाक है। चाइना से बात नहीं करते, यू आर फिडलिंग अराउंड इन अ वेरी डेंजरस पाथ। आपको चाइना से ताल्लुक रखना चाहिए, बाकी करना चाहिए, और अमेरिका से भी ताल्लुक अच्छा रखना चाहिए, रशिया से भी अच्छा ताल्लुक रखना चाहिए, आप सऊदी अरब से भी रखना चाहिए। आप अपने बाजू पे जब खड़े होंगे, फॉरेन पॉलिसी अपनी मर्जी से बना सकेंगे, जब आपकी इकोनॉमी में इतनी जान होगी कि आप इन रोल ओवर से निकल पाएंगे, जब आपके पॉलिटिशियन में, आपके लीडर्स में इतनी जान होगी कि वो अपनी सीट बचाने के लिए, अपने पैसे को बचाने के लिए जो बाहर पार्क्ड है उस सब के लिए वो उन सब की वो बातें नहीं मानेंगे, तब ये मुल्क तरक्की करेगा, तब ये मुल्क अपनी पॉलिसी बनाएगा। ये दोनों चीजें नहीं है ना। आपके लीडर जो है, आप मुझे बता दें, जो आपके इस वक्त सारे जो पार्टीज के लीडर्स हैं उनकी वेल्थ की तरफ पाक है, वो कैसे उस वेल्थ, और इल गॉटन है कि नहीं है, बट वो वेल्थ जो पाक है उसके ऊपर वो उनके हाथ से निकल सकती है अगर वो वेस्ट के ब्लॉक की नहीं मानते। कुछ और हमारे लीडर हैं, उनको अपनी पोजीशन, उनको अपनी स्ट्रेंथ, जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए वो वहां पे देखते हैं, ठीक है जी। आवाम से तो कोई नहीं मांग रहा ना, तो वो देखते हैं। फिर आपकी इकोनॉमी है, उसमें सिसक के रखना है। IMF भी आपको चाहिए तो अमेरिका को आपको चाहिए, चाइना से रोल ओवर चाहिए, चाइना आपको चाहिए, सऊदी अरब से रोल ओवर चाहिए, वो चाहिए, वो रेमिटेंस देता है, ये देता है। तो हम तो भाई किस तरह की अपनी पॉलिसी बना सकते हैं? हम किसी कैंप में नहीं है। अब मैं क्या वर्ड यूज करूं, हम वो हैं जो मतलब रोज शाम को इधर उधर घूमता है। चलें, समझने वाले समझ जाएंगे। अच्छा खिज़र भाई, ये बताएं कि IMF से हमारे मुज़ाकरात कामयाब हुए, हमें $7 अरब का प्लान मिल गया और 1 अरब 10 करोड़ डॉलर शायद आ भी गए, पहली जो ट्रांच थी। तो मुझे ये बताएं कि अब ये जो IMF ने कंडीशंस लगाई थी, ये हमने मीटअप कर ली हैं या अब मज़ीद कोई बर्डन आने वाला है आगे चल के IMF की तरफ से? देखिए हमारे नंबर्स IMF की जो कंडीशन होती है दो होती है, एक स्टेट बैंक की तरफ से होती है और एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। स्टेट बैंक की जितनी कंडीशंस है वो थोड़ी टेक्निकल है और वो बड़ी ज़बरदस्त मीट करी है। स्टेट बैंक की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। अच्छा, मैं जो ये नए गवर्नर साहब आए थे, थोड़ा सा मैं इन पे रिलक्टेंट था कि यार ये मतलब शायद मॉनेटरी पॉलिसी को उस तरह समझते नहीं है, वो नहीं करते, बट उन्होंने मुझे गलत साबित किया। उन्होंने बड़ा अच्छा इस तरीके को पिछले 1-1.5 साल से चलाए और वो इकोनॉमी को एक सीधे रास्ते पे वो ले आए हैं। थोड़ा मिनिस्ट्री पे प्रेशर आता है उनके ऊपर, ठीक है, थोड़े हालात उनके बेहतर है। तो स्टेट बैंक की परफॉर्मेंस तो अच्छी चल रही है, ज़बरदस्त है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की परफॉर्मेंस जो है ना, उसमें मसले हैं, बट ठीक है। आपके जो प्राइम डेफिसिट के नंबर है वो ज़बरदस्त है, या प्राइमरी सरप्लस आ रहा है, ज़बरदस्त है। FBR के नंबर आपके जो है उसमें शॉर्टफॉल है, और वो शॉर्टफॉल अगर रहती है तो आपको नए टैक्सेस लगाने पड़ते हैं। वो नए टैक्सेस ऐसे है कि ये जूसेस पे और ये पेप्सी कोक वगैरह पे आपका उन पे टैक्स लग जाएगा। फिर आपके कोई सप्लाई जो पूरे रिटेल की चलती है उस पर लग जाएगा, जो इन्फ्लेशन ही होगा। लेकिन चूंकि आपकी इन्फ्लेशन के नंबर कम आ रहे हैं, चूंकि आपका इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, तो उससे इंटरेस्ट एक्सपेंस भी कम आ रहा है, तो उसकी वजह से ये FBR के टारगेट्स रिवाइज हो सकते हैं। और अगर मेरा ख्याल है IMF रैशनली सोचेगा तो इसको रिवाइज कर देगा। वो रिवाइज कर देगा तो मेरे ख्याल में वो टारगेट भी मीट हो जाएगा और मिनी बजट लाने की जरूरत नहीं करेगी। अगर नहीं वो करेगा तो ये कंटीजेंसी लगेगी। बट ओवरऑल IMF की बहुत सारी कंडीशन हमारी मीट हो रही हैं। प्राइवेटाइजेशन का प्रॉब्लम है, वो नहीं हो रहा। एक प्राइवेटाइजेशन का प्रॉब्लम है PIA का, वो नहीं हुआ। एक हमने उनसे वादा किया हुआ है कि जनवरी के अंदर हमने कैप्टिव पावर प्लांट्स इंडस्ट्री के बंद करने हैं, वो नहीं होने जा रहा। इस तरह की चीजें नहीं हो रही, बट क्वांटिटेटिव जो टारगेट्स हैं, जो हार्ड टारगेट्स हैं, वो FBR के अलावा मोस्टली मीट हो रहे हैं। आज ही का बयान है हमारे वजीर खजाना साहब का, औरंगजेब साहब का, कि अगर हमने अपनी टैक्स आमदन नहीं बढ़ाई तो हमें मजीद जो है वो इंडस्ट्री पर और तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगाना पड़ेगा। तो ये आते हम छत से, यही है, वो इसके अलावा रहता है ना
कि टैक्स लगा दे तो यार ठीक है हम कमाना छोड़ देते हैं, काम करते हैं ना, ठीक है। वो बचपन में नहीं होता था कि आपने वो रखा होता था, वो कोई आपकी खाने पीने की चीजें बड़ी होती थी ना, तो आप या वो सिगरेट हम पीते थे ना, तो कोई दोस्त आके सिगरेट पीने से होते तो आप ज्यादा पीने लग जाते थे, यार अपने सिगरेट इससे पहले सारे पिए, मैं खुद ही पी लूं सारे। तो इसका मतलब है पैसे कमाना छोड़ देंगे हम, हुकूमत पैसे लेके जा रही है, यार हम कमाते ही नहीं है फिर, ठीक है ना, होंगे ना तुम लेके जाओगी। तो सर ये बयान अगर आप इसको जरा गौर से इस पर गौर करें तो क्या ये रियासत नाकाम नजर नहीं आती उन लोगों के सामने जो टैक्स नेट में नहीं है, और उन्हीं लोगों का गला दबा रही है जो ऑलरेडी बेचारे टैक्स नेट में हैं और देते हैं? ये नाकामी है, बिल्कुल नाकामी है। औरंगजेब साहब से जब ये सवाल पूछा जाता है वो कहते हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन करते फिर भी वही हैं, ठीक है ना, तो करते फिर भी वही हैं। तो यार मुझे बताएं कि तनख्वाहदार पे आप टैक्स लगा रहे हैं, आप तनख्वाहदार पता है कि तनख्वाहदार क्या कर रहा है? तनख्वाहदार भी अब वो टैक्स नेट से बाहर आना शुरू हो गया। बहुत बड़े बड़े बैंक, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो गाड़ियां मोनेटाइज करती थी, कि वो गाड़ियां मोनेटाइज करती थी भाई कि फैसल को गाड़ी देनी है, उस गाड़ी के अगेंस्ट जो है वो उसको पैसे दे देती कि भाई 1.25 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए इसकी किस्त बनती है गाड़ी की, वो मैं उसे देता हूँ, उस पर टैक्स हट जाता था। अब वो क्या कह रहे हैं, वो गाड़ी दे रहे हैं, ठीक है जी, फैसल साहब को नई वो जो मिल गई है, फॉर्च्यूनर मिल गई है, जबरदस्त हो गया अब, और वो उसका टैक्स का बेनिफिट हो रहा है, फिर वो गाड़ी के पेट्रोल के पैसे ज्यादा देने लग जाते हैं। फिर लोग इस तरह कर रहे हैं कि भाई फैसल साहब की तनख्वाह है, फैसल साहब की तनख्वाह पे टैक्स लगता है, फैसल साहब कहते हैं मेरी बीवी जो है हाउसवाइफ है, उनको भी यहाँ पे सैलरी पे लगा दें, आधी सैलरी उनको दे आधी मेरी सैलरी दे, इस पे टैक्स इस पे खत्म हो जाएगा। तो लोग इस तरह करने चाहिए। फिर अंडर कैश पेमेंट होने लग गई है, भैया फॉर्मल सेक्टर को भी इनफॉर्मल कर रहे हो। अभी ये जो रिटर्न्स फाइल हुए हैं ये तो पता चलेगा कि इसके क्या नंबर्स हैं। आपके ख्याल में ये जो अभी सैलरी क्लास पर टैक्स बढ़ाया था, इससे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है? जो ये सैलरीड क्लास की गर्दन दबाते रहते हैं, क्या कोई बहुत बड़ा नंबर मिलता है? बहुत बड़ा नंबर नहीं है, नंबर अभी देख लेंगे, बट बहुत बड़ा नंबर नहीं है। आपके 12.9 ट्रिलियन का जो नंबर है ना, उसका मेरा ख्याल है 5% से भी नीचे होगा। अच्छा, इट्स लेस देन दैट, बहुत छोटा नंबर है। बट जाहिर बात है वो गर्दन उसकी बहुत ज्यादा दबाई जाती है। सबसे बड़ा टैक्स तो बैंक्स देते हैं ना, बैंक्स का नंबर बड़ा ज्यादा है, तो और कॉर्पोरेट का नंबर ज्यादा है, और फिर सैलरीड का उसके बाद आ जाता है। बट ये है काफी बड़ा नंबर है रिलेटिव टू अदर्स, मतलब अगर टेंडर वेंडर तो कुछ भी नहीं देते। नहीं तो सर इनको माशाल्लाह से हमारे वजीर ख़जाना साहब को तनख्वाहदार का ख्याल भी आ रहा है, इंडस्ट्री का ख्याल भी आ रहा है, ज़राअत के शोबे का, प्रॉपर्टी के शोबे का, इनका ख्याल क्यों नहीं आता इनको? ट्वीट आ जाएगी जैसे मिफ्ता को आई थी। अच्छा चलें, वो तो बेचारे रिटेलर्स वगैरह, वो तो कोई बड़े जाइंट्स हैं, मतलब एज अ कम्युनिटी तो जाइंट है, मगर वो भी तो आम आपके जैसे मेरे जैसे बेचारे होलसेलर रिटेलर होते हैं, उनके ऊपर भी हाथ नहीं डालते। यार बेचारे कैसे होते हैं भैया, मेरी बात सुनो, आप 10 लाख रुपया कमाते हो, उस 10 लाख में से 4 लाख रुपया टैक्स दे देते हो, ठीक है जी, महीने का। वो 10 लाख रुपया कमाता है, उसमें से 50,000 रुपया टैक्स देता है, तो बेचारा कैसे हो गया? यार बेचारे क्या होता है ये बेचारगी वाला लफ्ज ही आपका गलत है। आई कंटेस्ट दैट, ये गलत बात है। जब तक आप उसको कहोगे कोई बात नहीं वो टैक्स नहीं देता, कोई बात नहीं मेरा टैक्स अब होना चाहिए, ये आपकी सैलरी क्लास की सबकी जिम्मेदारी है कि यू कॉल दिस आउट, कि भाई तुम्हारी इनकम है, अगर दूसरा अपनी इनकम पे टैक्स दे रहा है, तुम कैसे नहीं दे रहे? तुम मेरे हक पे डाका मार रहे हो। इधर भाई मैं यही पूछ रहा हूँ कि हुकूमत उनके ऊपर हाथ क्यों नहीं डालती? चलें ये तो मानते हैं ना कि रियल एस्टेट सेक्टर एक बड़ा एक मोनोपोली है, का नाच लगा देते हैं। अच्छा, हुकूमत डरती है, उनका इन्फ्लुएंस है, उनसे डरती है, वो हाथ में नहीं आते। काबू में जो आ गया वो आ गया, जो काबू में आ गया वो आ गया, बस उसको पकड़ी रखो, उसको जगड़ते रहो, दूसरे की तरफ हाथ नहीं डालना। कमजोर है हुकूमत, स्टेट कमजोर है, और ये आज की नहीं, आज से 20-25 साल की कमजोर है, नहीं डाल पाती। अनफॉर्चुनेट है, ये अनफॉर्चुनेट बात है ना। रिट ऑफ द स्टेट कहाँ पे आती है? रिट ऑफ द स्टेट इस पे आती है कि ये इस लीडर का नाम नहीं लेना, इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना। टैक्स देने पे क्यों नहीं आती? मुझे बताएं क्यों नहीं आती ना। रिट ऑफ द स्टेट तो यहाँ पे आती है कि सबके फंडामेंटल राइट जो है उसको आप प्रोटेक्ट करें। एक को ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं, दूसरे को कम लगा रहे हैं, तो एक राइट्स पे इंफ्रिंजमेंट नहीं है, ये इंफ्रिंजमेंट है, ये ज्यादती है। इस ज्यादती को बोलना चाहिए, इस ज्यादती को ना बोलना भी ज्यादती है, सिंपल एज दैट। तो खजर भाई ये भी सवाल है ना कि ये कहानी रुकेगी कहाँ पे जाकर? चले माना अभी उन्होंने कह दिया कि लगाना पड़ेगा भाई, चलें
मजीद तनख्वाहदार पर आपने टैक्स लगा दिया, उसके बाद फिर क्या? फॉर्मल होता जाएगा, उसके बाद फिर कम क्या होता जाएगा, वो भी सेक्टर से निकलता जाएगा। तो हमारे जो थिंक टैंक्स हैं जो ये इकोनॉमी को सोचते हैं, देखते हैं, तो क्या वो पागल हैं? उन्हें अंदाजा नहीं है कि पहले जो अभी हमने टैक्स बढ़ाया है कि कौन बहुत से से लोग थिंक टैंक है? सर कौन जो भी सोचता है? जो इकोनॉमी थिंक के टैंक सोचते सर हैं, जो भी बजट बनाता है या ये think- जो चीजें सोचता है कि इधर टैक्स लगा दो उधर लगा दो, तो उनको मतलब नहीं, आपके मेरे जैसा आदमी जो कि एक स्टूडेंट है, आप लोगों से सीखते हैं हम, तो उसको इतनी अकल है कि नहीं यार, लोग जो हैं अब इससे टैक्स नेट से निकल रहे हैं, तनख्वाहदार भी निकलने की कोशिश कर रहा है, तरीके आपने भी अभी बताया कि ये हो रहा है, तो उनको क्या अकल नहीं है कि वो मजीद लगाएंगे तो जो रह गए वो भी भाग जाएंगे? क्योंकि वो जहाँ पे लगाना है वहां पे उनको इजाजत नहीं लगाने की, और यहाँ पे नजर आता है एक तरफ IMF है, दूसरी तरफ वो है, और वो अपनी जान छुड़ाते हैं, लगाओ करो खत्म करो। वरना वो आपको खुद कहते हैं, आप फाइनेंस मिनिस्टर से बात करें, वो क्या कहते हैं, हाँ ये ज्यादती हो रही है सैलरी का सा, और उसी ब्रेथ में कहते हैं कि उस पर और टैक्स भी लगेगा। तो मतलब आप रिटेलर के ऊपर टैक्स नहीं लगा, उस पर कोई बात नहीं करते। अच्छा खिजर भाई, एक चीज और जो है पूछना चाहूंगा आपसे, क्या ये बात सही होती है कि IMF हमें गाइड करता है कि सैलरीड क्लास पे लगा दो, या बिजली की कीमत बढ़ा दो, या गैस की बढ़ा दो, या वो सिर्फ ये कहता है कि जस्ट अपनी इनकम इंक्रीज कर लो, या वो सेक्टर्स भी हाईलाइट करता है? यार IMF करता है, पहले कम करता था, अब ज्यादा करने लग गया है। मेरे ख्याल में IMF इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट द सोल्यूशन। अगर पाकिस्तान को, अपने मुल्क को तरक्की करना है, अगर पाकिस्तान को आगे जाना है, तो पाकिस्तान को जिस तरह अपने सिस्टम की इनएफिशिएंसीज को जान छुड़ानी पड़ेगी, उस तरह IMF से भी निकलना पड़ेगा। आज की दुनिया में जब से IMF वर्ल्ड बैंक बना है, कोई ऐसा मुल्क की एग्जांपल नहीं है जो IMF के प्रोग्राम में रहा हो और रहता रहे और वो कामयाब हो गया। IMF सिर्फ आपको एक थोड़ी देर के लिए एक तकलीफ से जो है वो सॉल्वेंसी के प्रॉब्लम को निकालता है, लेकिन वो आपको तरक्की की राह पे नहीं जाता। आप जितने मुल्क देख लें, इंडोनेशिया देख लें, टर्की देख लें, फिलिपीन देख लें, इंडिया देख लें, ये सारे मुल्क तक जो तरक्की करके गए हैं वो IMF को टाटा बाय बाय करके गए हैं, और उन्होंने अपने होम ग्रोन सोल्यूशन जो बना के दिए हैं। अभी आज सुबह एक वो कॉन्फ्रेंस के अंदर वो रजा बाकिर साहब आए हुए थे, वो एक एग्जांपल दे रहे थे फिलिपीन की, कि फिलिपीन के भी पाकिस्तान की तरह के प्रॉब्लम थे। वहाँ पे 21 लोगों का एक इकोनॉमिक थिंक टैंक बना जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने एक पॉलिसी बना के दी कि जी हमने इस तरह से फिस्कल सरप्लस रन करना है और हमने ये टैक्सेशन इसको इस तरह करना है। वो उन्होंने उसको लेके आगे चले और वो चीज़ें चले, और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनका कोई ताल्लुक नहीं था और उन्होंने उस रिफॉर्म को किया। वहाँ पे उनकी हुकूमत ने, उनकी स्टेट ने उस रिफॉर्म को ओन किया और वो मुल्क निकल गया। तो आपको भी इस तरह का कुछ सोल्यूशन निकाल के पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम IMF के अंदर बैठे रहते हैं, और IMF भी हमें हर चीज़ जो है ठीक नहीं कहता। IMF की भी बहुत सारी बातें डिबेटेबल होती है। बिल्कुल आप ये ठीक कह रहे हैं कि सैलरी क्लास पे जो ज़्यादा टैक्स है, इसका IMF का प्रेशर था। IMF का प्रेशर था कि 45% टैक्स करो, जो नॉन सैलरीड पे लगा है वो ये था। बट IMF ये भी कहता है कि रिटेलर पे टैक्स करो। IMF बाकी चीजें भी करता है। ये होता है कि आप कौन सी चीज करते हो, कौन नहीं करते। सर्कुलर डेट है, आप सर्कुलर डेट कम करने के लिए आप इनएफिशिएंसीज कम करो, प्राइवेटाइज करो। ये 2010 से मैं सुनता आ रहा हूँ डिस्कोस प्राइवेटाइज होनी है। 2010 से सुनता आ रहा हूँ वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम होने हैं। सो के इलेक्ट्रिक है, किसी के कम हुए नहीं हुए, ठीक है ना। कि इलेक्ट्रिक की वो एक प्राइवेटाइज एंटिटी है, वो कर रही है, वो लेके चल रही है, बाकी के नहीं हुए। जब नहीं हुए हैं तो वो क्या होगा कि फिर इवेंचुअली ये हुआ कि सर्कुलर डेट बढ़ता रहा, आपको बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ी, बिजली की कीमतें बढ़ाई तो लोगों की चीखें निकल गई। तो वही बात है, आपके पास भी सोल्यूशन नहीं है, IMF का सोल्यूशन भी हाफ बेक्ड है। IMF इज नॉट गियर्ड अप टू रिफॉर्म योर कंट्री। और दूसरा उसके मैंडेट में नहीं है, उसके मैंडेट में नहीं है। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक, ADB, IM के लोग जो होते हैं ना, अक्सर बैठे होते हैं, वो स्टडी रोल आउट कर देते हैं, उनके मार्केटिंग बजट होते हैं कि भाई मैंने ये लोन देना है। दी IMF इज अ लेंडिंग एजेंसी, वर्ल्ड बैंक इज अ लेंडिंग एजेंसी। आज अगर आप IMF के अंदर से पाकिस्तान निकाल देते हैं तो ये जो आपका मीना रीजन है, इसमें आपके पास कौन रह जाता है, ठीक है ना। आपका सबसे बड़ा मुल्क ही पाकिस्तान है। तो यहाँ पे जो IMF के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैठे हुए हैं, उनके नीचे जो टीम बैठी हुई है, उस टीम की वैल्यू खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। उनके इंटरेस्ट में है कि पाकिस्तान प्रोग्राम में रहे, IMF के इंटरेस्ट में है कि पाकिस्तान के प्रोग्राम में रहे, अमेरिका के इंटरेस्ट में है कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में करे ताकि वहां से ट्विस्टिंग कर सके। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में क्या है, मुल्क को ठीक करना, वो नहीं हम कर पाते। अच्छा, हमारे यहाँ जो ये पैनल ऑफ इकोनॉमिस्ट भी जहाँ पे जो बैठे होते हैं, वो आप मेजॉरिटी, मतलब मैं उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा, मैं उनकी सोर्स पे जा रहा हूँ। वो उनकी मेजॉरिटी कहाँ से आ रही होती है, उनकी मेजॉरिटी डेवलपमेंट एजेंसी से आ रही होती है। तो एक FCDO है, डिफेट हुआ करता था, वर्ल्ड बैंक है, ADB है, ठीक है,
और यही वॉशिंगटन बेस्ड या यूके बेस्ड जो आपके ये जो डेवलपमेंट है, जिनके आगे से जो पॉलिटिकल एक आर्म ट्विस्टिंग भी होती है, वहीं से वो उनकी फंडिंग आ रही होती है, वही फंडिंग वही पॉलिसी बना रहे होते हैं, तो वो भी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, फाइनेंस मिनिस्ट्री उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती क्योंकि IMF प्रोग्राम में है। तो ये पूरा एक सिस्टम है, इस सिस्टम से निकलने के लिए हमें अपने आप को खुद से ठीक करना है, और जब तक हम खुद से नहीं ठीक करेंगे तो हम इसी में फंसे रहेंगे। सो IMF इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट अ सोल्यूशन। हैविंग सेड दैट, मतलब जो आज सूरत हाल है, अगर IMF ना हो तो आप डिफॉल्ट कर जाते हो, वो एक अलग सूरत हाल है। They're two different things, don't confuse it। अभी जब ये हमें IMF का प्रोग्राम मिला था तो उससे पहले शहबाज शरीफ साहब का एक स्टेटमेंट आया था और बड़ा वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि उम्मीद है कि बस ये हमारा IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। तो कुछ सोच समझ के ही सर उन्होंने कहा होगा, ऐसे तो नहीं कहा होगा। वजीर आजम है सर मुल्क के, क्या ख्याल है? पता नहीं यार, हमने बहुत सारे प्रोग्राम में सुना हुआ है कि हर दफा ये होता है कि आखिरी प्रोग्राम होगा। असद उमर साहब आए थे, उन्होंने तो कहा था हम IMF पे जाएंगे ही नहीं है, ठीक है ना। उससे पहले इसाक डार साहब ने उसको प्रीमेच्योर उसको खत्म कर दिया था। आखिरी प्रोग्राम हमारा कहने से नहीं होता, एक्ट करने से होता है। मुझे बताइए कौन सा ऐसा स्टेप है जो इस हुकूमत ने पिछले 1 साल में लिया है जिससे हम कह सके IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा? मुझे एक स्टेप बता दें जो लिया है, मैं मान जाता हूँ भाई। आप ऐसे एक्शन करेंगे तो वो IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा ना। आज आप बताएं, प्रोविंशियल सरप्लस आपकी वो तीनों गवर्नमेंट दे रही है, पंजाब नहीं दे रहा है, मतलब क्या बात हो रही है? पंजाब किस तरह लेविशली खर्च रहा है क्योंकि आपका पॉलिटिकल कैपिटल रिवाइव हो जाए। आपका तो फोकस वही है। आप तरक्की अवाम की चाहते हैं, आप अवाम के लिए अच्छा चाहते हैं, तो फिर फॉर्म 45 की हुकूमत दे दें, बात ही खत्म हो जाती है। नहीं चाहते ना, आप तो अपना अच्छा चाहते हैं। सही। अच्छा सर, आप IPPs पे भी काफ़ी लिखते हैं और डीपली काफ़ी रिसर्च है आपकी, तो मुझे ये बताएं कि हमारे IPPs के साथ जो निगोसिएशंस हो रही हैं उनमें क्या अपडेट है? और गो के मेरी भी 1-2 बड़ी पावर प्रोड्यूसर के CEO से बात हुई, तो वो ये जो तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है उससे खुश नहीं है, कि मतलब वो उसको एक धमकी या थ्रेट के उसमें ले रहे हैं। मगर आपका क्या वर्कआउट है इस पर? देखिए, IPPs के इशू में IPPs जो हैं उनकी तरफ से ज्यादती है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में जो IPPs का मॉडल जो 1986 के बाद आया था, पहले हबको आया था जो PIPP मोड में 94, फिर आगे चलते रहे, वो जितनी पॉलिसीज़ बनी है वो पॉलिसीज़ पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं बनी। वो उनके अंदर जो IPPs को जो रिटर्न दिए गए हैं वो ज़्यादा रिटर्न दिए गए हैं। IPPs ने ओवर इन्वॉइसिंग की है, मशीनरी उन्होंने जो थी वो जितने की थी उससे महंगे के लिए ली है। IPPs ने तेल चोरी किया है, IPPs ने चोरी किया है, सब कुछ किया है। हर एक ने नहीं किया है, और उन्होंने निचोड़ा है मुल्क को। और ये IPPs का जो ये मॉडल है और जिस तरह से कैपेसिटी का ये चल रहा है, ये सस्टेनेबल नहीं है। और वो मतलब वहाँ पे जो उन लोगों ने है, बहुत सारे मैं बिजनेसेस को जानता हूँ जो IPPs में नहीं गए सिर्फ इस वजह से कि उनको लगता है कि काम अच्छा नहीं है। ये क्यों ये मुल्क के साथ ज्यादती है। आई नो पीपल जो नहीं गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर जाने वाले ने ज्यादती की है। ठीक है, ये एक मैं आपको ये बैकग्राउंड पहले दे दूं, ठीक है। और IPPs को जब रिटर्न दिया जाता है 17%, 15%, वो डॉलराइज्ड जो है एवरीथिंग कवर, इतना जब रिस्क प्रीमियम दिया जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो थ्रू आउट द टाइम वो रिटर्न नहीं मिलता, को उसका इवेंचुअल रिटर्न कम हो जाता है, और वो ये इस रिस्क लेके आए होते हैं। देखिए ना, आप फिक्स्ड इनकम में रिटर्न कम होता है, इक्विटी में ज्यादा होता है, बट इक्विटी में लॉस भी हो जाता है, रिस्क हो जाता है ना, तो लॉन्ग टर्म में वो रिटर्न लेवलाइज हो जाता है। इस तरह वो IPPs का भी लॉन्ग टर्म में वो लेवलाइज हो जाता है। और IPPs के साथ निगोशिएशन करना कोई गलत बात नहीं है, निगोशिएशन ये बनती है करनी, और हो रही है। IPPs के साथ निगोशिएशन पहले भी हुई है, 1998 में भी हुई है, IPPs के साथ निगोशिएशन 2020 में भी है, 2024 में है। जिस चीज़ पे मेरा इख्तलाफ है और जिस चीज़ की मुझे वरी है, जिस चीज़ के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा लोगों से जो मैं सुन रहा हूँ और जो बातें हैं, ये है कि जो निगोशिएशन के जो टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो बड़े कोर्सिव है, बहुत गलत है। मतलब पिछली दफ़ा 2020 के अंदर निगोशिएशन हुई थी ना, तो मोहम्मद अली साहब हमारे दोस्त हैं ना, ये निगोशिएशन स्पीयर हेड कर रहे थे। उनके अंदर एक साहब बैठे होते थे एजेंसी के, खामोश, सिर्फ ये दिखाते थे भाई तुमने नहीं मानी, ये बैठे हुए हैं बस। अब क्या हुआ है, अब सिलसिला क्या शुरू हुआ है? पहले क्या हुआ है, सबसे पहले उनको बुलाया गया है लाहौर में, एक चिड़ियाघर है वहां बुलाया गया, ठीक है, इस तरह बाकी जगहों पे। फिर उसके बाद सरीना के पास एक और इस्लामाबाद में जगह है, उधर बुलाया गया है, उपारा के आगे पीछे, ठीक है जी।
फिर उसके बाद वो सारी करके, जिसमें मोहम्मद अली साहब कहीं नहीं है, मोहम्मद अली साहब की टीम जो टास्क फोर्स की है वो कहीं नहीं है। मेरे दोस्त जो मोहम्मद अली साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं, जो उनकी टीम के बड़े दोस्त हैं, उनके साथ शर्तें लगी होती थी। वो कहते थे यार मोहम्मद अली और उसकी टीम इन्वॉल्व नहीं है इस नेगोशिएशन में। मैं कहता था इन्वॉल्व है, लेकिन हमें नहीं पता था इन्वॉल्व है। फिर एक दिन क्या होता है, वो पिंडी के एक दफ्तर में जाते हैं जहाँ टास्क फोर्स होस्ट है, तख्तियां लगी हैं, मोहम्मद अली साहब सब बैठे हैं। फिर वो उस दिन सामने आते हैं, फिर नंबर डिस्कस होते हैं, फिर वो बात आगे पीछे होती है। फिर मोहम्मद अली साहब की टीम को जो जिन सीईओ से बात की है, वो सीईओ मेरे से बात रोज उसकी होती है। वो सीईओ साहब वो लोग जाते हैं, वो कहते हैं कि ये चीज़ है, इसको इस तरह करके दो, वो स्टंप हो जाते हैं। मोहम्मद अली की टीम को कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है उनकी। फिर क्या होता है, फिर उनको बिठा दिया जाता है, आईपीपीज वालों को, उनके ओनर्स को बिठाया जाता है, एम्प्लॉयज़ को नहीं बिठाया जाता, उनको बिठा दिया जाता है। अली साहब गायब हो गए, आईपीपीज के एम्प्लॉयज़ गायब हो गए, ओनर्स बैठे हुए हैं, सारी सात रात बैठे हैं, कई घंटे बैठे हैं। आपको बेटा एचएसएम में जाता है, यहाँ करता है, वो करता है, उनको सर्व होता है जनाब। वो वहाँ पे जाते हैं, बैठते हैं, वहाँ पे ज़बरदस्त फॉरेन मीट, उनको सैल्मन सर्व होता है, ठीक है। वो जो बैरा होता है उसने सफ़ेद वो बने होते हैं, दस्ताने पहने होते हैं, वो सर्व होता है। और वो आगे से साहब आपको कह रहे होते हैं ये खाना खाएं, साथ आप ये है कि आप मुल्क के साथ जाती कर रहे हैं और ये हो रहा है। दे डोंट इवन अप्रिशिएट द आयरनी ऑफ द मैटर। आप समझ रहे हैं ना बात की? ये एक मेंटालिटी है ना जो करने वालों की, क्या है क्या नहीं है। और ये इस तरह की चीजों के बाद लोगों के सेंटिमेंट इतने नेगेटिव हो गए हैं कि जिसकी बात नहीं। मैं ऐसे बिजनेसमैन को जानता हूं जो बहुत शरीफ लोग हैं, जो आईपीपी में कभी नहीं जाएंगे और ना गए हैं, लेकिन वो इस बात से कि फला बंदे को उसके बेटे के बारे में कह रहा है, वो कह रहा है मैं पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता, पाकिस्तान में पैसा नहीं लगाना चाहता। फिर लोग ये कहते हैं कि ये यहाँ पे नहीं रुकेगा, आईपीपी इस पे चीज नहीं रुकेगी, ये चीज आगे बढ़ती जाएगी। जैसे भुट्टो ने नेशनलाइजेशन की थी तो उसमें वो 22 फैमिलीज तक नहीं रुकी थी, हजारों फैमिलीज आपको मिलेंगी जिनके कारोबार गए थे। और उसके बाद पाकिस्तान में जितना ड्रेन हुआ था ना कैपिटल, उसके बाद से वो कभी रिकवर नहीं कर सका। फिर 1998 के अंदर आपने 11 अरब डॉलर के लोगों के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फ्रीज कर दिए थे, जबकि स्टेट बैंक के पास $1 बिलियन था। उसके बाद से आप कभी तक वो बैंकों में लोगों ने पैसे नहीं लगे, वो ड्रेन आज तक आप रिवर्स नहीं कर सके। अब ये आईपीपीस की जो शुरू की है कहानी, इसका जो ड्रेन होगा ये भी रिवर्स नहीं कर सकेंगे। आपको रियलाइज नहीं हो रहा आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और अच्छा, अगर आपने करना है तो भाई वो नेपरा के लोग थे, वो एनटीडीसी के लोग थे। भाई फयाज साहब को आप पूछे जाके, एनटीडीसी में 2016 में उन्होंने रिजाइन दिया था कि आरएलएनजी के प्रोजेक्ट ना लगाएं, ये ना करें, इस तरह करें। कोल के प्रोजेक्ट आपने पहले वो लगा दिए हुए हैं, आपने न्यूक्लियर के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ये क्यों लगा रहे हैं? मुझे पता है, मुझे ट्रेस करें, मुझे ट्रेस करके बताएं उसकी उस पर किसने प्रेशर डाला था। साहिवाल के कोई प्रोजेक्ट इतनी जल्दी क्यों हुआ था, उस पर क्यों प्रेशर डाला गया, इसको आप ट्रेस करें। आप ये देखें कि ये आरएलएनजी के प्रोजेक्ट स्पीड पे क्यों लगे हैं और इसके ओनर कौन है, एक वन ऑफ द कोल का ओनर कौन है, वो ओनर किसका रिश्तेदार है, उसके बच्चों की शादी किसके बच्चों से हुई है, उस पर किसका पैसा हो सकता है, ये ट्रेस करके लाए ना। उन लोगों को तो आप कुछ नहीं कहते, उन लोगों को तो। और फिर जो नेपरा में बैठे हैं, क्या उन्होंने रिश्वतें नहीं खाई? एनटीडीसी में बैठे उन्होंने रिश्वतें नहीं, पीपीआईबी में बैठे उन्होंने रिश्वतें नहीं खाई। वहां पे लोगों के आपने, उनको तो आप कभी पूछते नहीं है, इन लोगों को पूछते रहते हैं। मतलब ये चीज नहीं है। आईपीपीस ने ज्यादती की है, आईपीपीस के साथ जिन लोगों ने जो किया उन सब का एहतसाब होना चाहिए, करने वालों का, जो उस वक्त हुकूमत के लोग थे, उस वक्त जो उसके अंदर लोग थे, और बिजनेसमैन का। लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए कि बिजनेसमैन को आप इस तरह से बात करो, इन तरीके से बात करो। तरीका होता है ना, वो तरीका। अब आजकल जिस तरह आप पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के साथ करें, वही आईपीपीस के साथ करें, वही बिजनेसमैन के साथ करेंगे तो फिर कहानी नहीं चलेगी ना। वो फिर पैसा बाहर ही लेके जाएंगे यार, वो अपने लोगों को बाहर ही लेके जाएंगे, कैपिटल और ड्रेन होगा अनफॉर्चुनेटली। खिजर भाई, कैसर बंगाली साहब के साथ मैं पॉडकास्ट कर रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा यार फॉरेन इन्वेस्टर क्यों आएगा जब तक आपका लोकल इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाएगा। लोकल इन्वेस्टर बिल्कुल 101% ठीक बात आपने की। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि चले माना फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, मगर जो हमारे पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं इनके पास तो कैपिटल है, पैसा है, ये चाहें तो इंडस्ट्री में लगा सकते हैं, मार्केट को थोड़ा बहुत चलने के काबिल बना सकते हैं। तो ये लोग क्या पैसा इसी वजह से नहीं लगा रहे कि इनको अनसर्टेनिटी फील हो रही है? भाई वो पैसा बाहर ले जाते हैं ना, उन्हें पता है कि पाकिस्तान पे। मुझे बताया पीआईए की प्राइवेटाइजेशन हो रही थी, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन में एक पार्टी बड़ी इंटरेस्ट थी, उसके 2-4 और इशू थे। उसने एक इशू कहा कि जब ये आईपीपी का हुआ कि उस पार्टी का आईपीपी भी है एक, उसका भी नंबर आ जाएगा, ठीक है जी। उस पार्टी के लिए कहा कि जी ये कि आप हमें लिख के दें, ठीक है जी, कि कौन सी पार्टी थी? छोड़ देना, आप इसको लिख के दें। तो बता दें। आप लिख के दें कि जी हमें ये जो है
कि कल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से जो ये चीज को रिवर्स नहीं होगी, वो नहीं लिख के दिया गया, बैक ऑफ कर गए विद अदर कपल ऑफ रीजन। तो भाई लोग कहते हैं कि आज मैं इस जगह हाथ डाल दूं, कल मुझे आप किसी और तरीके से पकड़ लेंगे। भाई आप तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं ना, आप तो बादशाह लोग हैं ना। तो वो उस वजह से उसके नुकसानात बड़े दूर अंदेश होते हैं और बहुत दूर तक जाती है ये चीज़ है। और इसकी वजह से लोकल पैसा बाहर निकालता है। हमने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, वो को ऊबर की गाड़ियों के नंबर ऊपर नीचे हो गए थे, बट वो हमने बात की थी, वो उस तरह वो लोग सारे बाहर पैसा लगा रहे हैं। पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर इस वक्त दुबई में पाकिस्तान कितना पैसा लगा के बैठा हुआ है, ठीक है, वो क्यों लगा के बैठा है। इंग्लैंड में कितना पैसा पड़ा हुआ है, कितनी दुनिया बाहर जाके अपना कर रही है। पाकिस्तान में जो 4 पैसे कमाता है वो कहता है इस पैसे को बचाऊं कैसे, इस पैसे को बचा के पाकिस्तान से बाहर लगाऊं, वो यहाँ पे क्यों नहीं लगाता। अच्छा दूसरा, बाहर से फार्म आप नहीं ला सकते, ठीक है ना, वो सारा मसला है। बाहर जाके आप लीगली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, पाकिस्तान में करे तो उसके कर सकते हैं, बट उसमें बड़े मसले हैं। तो फिर आप यहाँ से पैसा साइफन ऑफ करते हैं, फिर जाके इन्वेस्ट करते हैं, आपको एक्सपोजर भी नहीं आता। तो ये जाहिर बात है, जब तक डोमेस्टिक पैसा नहीं आएगा, जो मैंने आपको पहले $100 बिलियन पे भी बात की थी कि प्राइवेट सेक्टर जब तक यहाँ पे अपना पैसा नहीं लगाएगा और वो प्राइवेट सेक्टर बाहर के प्राइवेट सेक्टर को नहीं लाएगा, तो ये मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। और जब आप जिस तरह का ये आपने IPP के साथ शुरू किया है, IPPs की ज्यादती है, इसमें कोई शक नहीं है, बट जिस तरह से आपने उनके मालिकान के साथ आपने जिस तरीके से उनको कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट पे नेगेटिव आ रहा है, बहुत नेगेटिव आ रहा है। इसको जितना जल्दी इसको ठीक कर ले उतना अच्छा है, वरना ये बहुत मैं सिर्फ यह है कि इन लोगों से बात करता हूँ, इसमें अच्छे बुरे सारे लोग हैं, इसमें लोगों ने चोरी की है, IPPs के लोगों ने तेल चोरी किया है, मुझे लोगों ने बताया हुआ है कि चोरी की है, उसमें नहीं है, बट उसमें कई लोगों ने IPPs में नहीं चोरी की है, और कई लोगों ने IPPs लगाए नहीं कि वो IPPs को ठीक नहीं समझते थे, बट जिन्होंने नहीं भी IPPs लगाए वो भी आज वो खुश नहीं है कि कल उन्होंने, भाई किसी ने फार्मा कंपनी है किसी की, कल को प्राइस रेगुलेशन होती है, वो कहता है ये कर दो भाई, वरना तुम्हारा मैं बच्चा जो तो पढ़ता है वो तो पढ़ता है, कि आप कहीं पे कुछ भी पकड़ लें यार, मतलब थोड़ा सा तो ख्याल रखें ना। क्या सर इस सारे इकोनॉमिक जो केओस की सूरत हाल है, इसकी वजह काफ़ी हद तक हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है? यार बात यह है कि इसको मैं इस तरह से कनेक्ट कर सकता हूँ कि चूंकि आपकी जो हुकूमत है वीक फाउंडेशन पे है, उस हुकूमत की जो टीम जो इस वक्त PMLN की हुकूमत है, वो आपका चैनल कहता है कि जी 17 सीटें थी उनकी या 37 सीटें थी, पता नहीं, मुझे नहीं पता, आप ही लोगों ने ब्रेक किया था पहले दिन, ठीक है जी। तो वो आज हुकूमत कर रही है, कमज़ोर है ना। फिर उसके पीछे जो लोग खड़े हैं उनको अवाम की सपोर्ट नहीं, कमज़ोर है ना। और जिस तरह जो हो रहा है पिछले आपने 1-1.5 साल में देखा है, तो वो जाहिर बात है, वो इनसिक्योरिटी है, वो अपनी पोजीशन को सिक्योर करना चाह रहे हैं। जिस तरह अमेंडमेंट्स हो रही हैं, जिस तरीके से हो रही हैं, जो हो रहा है, वो अपनी चीज़ों को सिक्योर करने जा रहे हैं। तो वो जाहिर है उनका फोकस उस पर है, तो उसका इसका यहाँ पे स्पिल ओवर तो आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, वो आ रहा है। आप पहले ये चीज़ ठीक करें तो अगली चीज़ ठीक होगी। दूसरा, इन IPP से पहले, जब IPP तो अभी 3 महीने पहले शायद सिलसिला शुरू हुआ है ना, जी। उससे पहले इकोनॉमी के हालात तो बेहतर होने लगे थे, उससे भी लोग ये कह रहे थे कि यार पॉलिटिकल सर्टेनिटी नहीं है, पॉलिटिकल हालात ठीक नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। तो जब तक पॉलिटिकल चीज़ें नहीं होंगी, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अच्छा खिदर भाई, अभी स्टार्ट में आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि हमारी बाइंग पावर जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म है, तभी तो जो है वो डिमांड जनरेट नहीं हो रही। तो मुझे ये बताएं कि फिर ये जो हम गाड़ियों की चमक दमक देखते हैं, हर कंपनी जो है वो EV में इन्वेस्ट करने जा रही है, कोई जो है बाहर से गाड़ियां मंगवा रहा है, और ये फिर क्या है, कौन रहा है ये जो गाड़ियों का एक EV का एक मैंने देखा है कि सैलाब सा आ रहा है। हर कंपनी जो है EV लॉन्च कर रही है। अभी लाहौर में शो भी हुआ, आपको पता होगा, गाड़ियों का। तो ये किसके लिए है सब, ये कहाँ से आ रहा है? यार ये बड़ी अच्छी बात है, ये होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर नहीं हो रहा। मतलब आप जैसे BYD की अगर बात करें, BYD ने भी अपनी गाड़ी लॉन्च की है, और वो किसी ने कहा जी मार्च तक बुकिंग है, वो बड़ी डिमांड आ गई। मैंने पूछा गाड़ियाँ कितनी बिकी हैं? 700 गाड़ियाँ बिकी हैं, ठीक है ना। एक 700 गाड़ियाँ बिकी हैं, तो उस पर इतने हवा खड़ी होगी कि मार्च तक डिमांड है, क्योंकि उन्होंने इंपोर्ट करनी है, थोड़ा नंबर करना है, तो मार्केटिंग है, वो एक चीज़ आ रही है। दूसरा ये है कि 4-5 और लोगों ने नई गाड़ियाँ लॉन्च कर दी भी। अब लकी वाले एक वो किया जो है वो गाड़ी लेके है, वो 2 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है, बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है, कितनी बिक जाएंगी?
20, 30, 40, 50, 100 खरीदेंगी, बस इतनी होगी। इस तरह बाकी भी वो लाएंगे, तो वो महंगी ईवीज और वो सारी कुछ आ रही है, वो भी मार्केट रोड टेस्ट हो रही है, वो थोड़ा थोड़ा बिकेगी, नंबर बहुत बड़ा नहीं होगा। देखें गाड़ियां आपकी पीक साल में 2020 में, किस में एक साल जो था 21-22 तो मेरा ख्याल था, उसमें 3 लाख 3.25 लाख गाड़ियां बिकी थी। पिछले साल आपकी 2.25 लाख गाड़ी बिकी है, ठीक है। इस साल आपकी को 2.25 लाख गाड़ी बिक जाएगी, बहुत अच्छी बिक गई। तो वो है कि गाड़ी वो तो आप तो पूरे नंबर देखें तो वो नंबर नीचे है। और आप देखें वो उसी ने वो आपने भरम डाला, वो फरहान ने किया था कि डाले ज्यादा बिकते हैं, फॉर्चूनर ज्यादा बिकती है, करोला कम बिकती है। आप इंडस मोटर जो कंपनी जो ये बनाती है, उसके प्रॉफिट मार्जिन जो उसका वो जो मार्जिन है ना सेल्स के ऊपर जो होता है, जो ग्रॉस मार्जिन होता है, वो बढ़ गया, क्योंकि बड़ी गाड़ी बेच रही है तो मार्जिन बढ़ गया, छोटी गाड़ी कम बिक रही है तो उसका मार्जिन कम होता है। तो भैया वो अमीर लोग जो है वो तो पैसे बनाई जा रहे हैं, नीचे जो है मोटरसाइकिल से गाड़ी पे कन्वर्ट नहीं हो रहे, गाड़ियों से मोटरसाइकिल पे कन्वर्ट हो रही है। रियलिटी तो ये है। तो जिस दिन वो बिकेंगी गाड़ियां, जिस दिन वो 3 लाख 4 लाख गाड़ियां बिकेंगी, फिर उस दिन रेले होंगे। लेकिन ये ईवी रेवोल्यूशन इज गुड, और ये आ जाएगी। इसमें कुछ सालों में मोटरसाइकिलों में एकदम चेंज आ जाएगा। अभी आपने सोलर पैनल देखे हैं ना, कि सोलर पैनल में क्या हुआ, चाइना ने बहुत ज्यादा सोलर पैनल बना दी है, यूरोप ने वहां पे वेस्ट ने उसके ऊपर जो है वो ड्यूटी लगा दी, तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में डंप करना शुरू कर दिया, और कीमतें उसकी जमीन पे आ गई हैं, ठीक है ना। अब बैटरीज पे भी बहुत काम हो रहा है, कल बैटरीज की यहाँ पे कीमतें नीचे आ जाएंगी, तो ये ऐसे मोटरसाइकिल शिफ्ट होगी जैसे सोलर गया है, और उससे बहुत फर्क पड़ेगा। यार मेरे लाहौर की 1500 का AQI है, वो बेहतर हो जाएगी, उसकी एयर क्वालिटी बेहतर हो जाएगी अगर वहां पे EV आना शुरू हो जाएंगी। तो वो तो एक अच्छी बात है, ये तो होने दे, इसको करने दे। ये बैटरी टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है और ऐसा हो रहा है। दूसरा BYD आ रहा है, BYD कहता है कि जी पाकिस्तान की जो है 30% मार्केट जो है लेट्स से 2030 तक जो है वो ईवी या PHEV पे चली जाएगी, उसकी 50% मैं मार्केट ले लूंगा। अगर आज 1.5 लाख की मार्केट है, उसका 30% हम ले लेते हैं, तो आपका कितना हो गया, 30,000 रुपया, ठीक है ना। नहीं 45,000 रुपया, 45,000 रुपये का हाफ हो गया 17,500। तो 17,500 की वो गेम के ऊपर अपना प्लांट लगा देगा, या वो जो भी नंबर आता है, नंबर ऊपर नीचे हो रहा हो। बट वो ये है कि वो ठीक है, मार्केट है, अच्छी बात है, EV में कन्वर्ट होना चाहिए, एनर्जी फ्रेंडली गाड़ियां होती है, और आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी उसमें बेहतर होती जा रही है, तो हमें उसके अंदर जाना चाहिए। और मगर इससे हमें हमारी इकोनॉमी को खास बूम नहीं एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है यार। फिर जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मुझे बात बताइए, आपका बिल गाड़ियां मंगवाने का ज्यादा है या गाड़ियों पे तेल लगाने का ज्यादा है? आपकी मोटरसाइकिल की इंपोर्ट ज्यादा है या मोटरसाइकिल पे तेल ज्यादा है? मोटरसाइकिल की इंपोर्ट तो ना होने के बराबर है, सारा लोकलाइज्ड है, बहुत थोड़ी होती है। बट मोटरसाइकिल आपका जो 50% जो तकरीबन पेट्रोल है वो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करता है। तो भैया वो EV पे कन्वर्ट हो गए तो उससे बहुत फर्क होगा। वो EV के अंदर बहुत सारी तो रिन्यूएबल सोर्सेज आ रही है, इंडिजिनस सोर्सेज आ रही है जिससे हम बना रहे हैं, तो उसका इकोनॉमी में जाहिर है बहुत पॉजिटिव फायदा आएगा, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म आएगा। पर एनवायरनमेंट की मैं बात करता हूँ, लाहौर के अंदर हमारे जो स्मॉग है उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ट्रांसपोर्टेशन है, कि हमारे यहाँ इतनी ज्यादा ट्रांसपोर्ट है। इस मौसम में सीजनल होती है, ऑफकोर्स इस सीजन में होती है, वहीं पे होती है, बट वो जब उसकी ट्रांसपोर्टेशन में जो ये मोटरसाइकिल जो पुराने इंजन जिसमें हम बड़े फख्र से कहते हैं कि जी वो मेरा दोस्त सुनील मंच कहता है ना, हर साल स्टिकर बदल देते हैं तो वो मॉडल बदल जाता है। तो वो स्टिकर बदलते हैं ना, उसका इंजन बदलता है ना, उसका साइलेंसर बदलता है ना, कुछ होता है कि वो आपने सस्ता रखना है, ग्राफिक्स बदल जाए। उसके एनवायरनमेंट के अंदर जो पोल्यूशन है वो तो है, वो कम होती जाएगी। मेरे लाहौर की जो है वो एयर क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, मैं तो बहुत खुश हूँ। आपने कहा सरमायाकारी तो नहीं आ रही कोई भी, तो SIFC की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है पिछले 2 साल से? सेटिस्फाई हैं आप? यार मतलब वो जो है, मतलब SIFC की परफॉर्मेंस ठीक है। SIFC नहीं भी था तो मुल्क चल रहा था, SIFC नहीं भी होगा तो मुल्क चल रहा है ना, उसके आने से कोई खास फर्क पड़ा। प्रिंसिपल इसका वो तो मकसद तो सरमायाकारी लाना था ना। सरमायाकारी तो नहीं आ रही ना, तो सरमायाकारी तो पहले भी नहीं आ रही थी, उससे पहले बाद भी नहीं आ रही। कोई SIFC आके सरमायाकारी को रिवर्स तो नहीं किया ना, तो मैं उसको जाके लाऊं, मतलब है नहीं है, डजंट रियली मैटर, that's how it is। अच्छा, कोई खास वो फर्क मुझे आप नहीं फर्क डाल दें उसमें को, मुझे बता दें उसकी वजह से मुल्क के अंदर कुछ चीज चेंज हो गई हो। IMF को उस पे इशू होता है, क्योंकि आप फैसल के लिए फर्क लो है, अली के लिए फर्क लो है। फैसल SIFC में आता है तो उसको सब कुछ मिलेगा, अली SIFC में नहीं आता उसको कुछ नहीं मिलेगा। 4 साल बाद कोई नई हुकूमत आती है, वो SIFC वालों को पकड़ लेती है, तो आप फिर से वो चीजें छिन जाएगी। तो लोगों को किस चीज पे ट्रस्ट है कि मतलब जब तक SIFC है, जब तक ये SIFC के आर्किटेक्ट है तब तो ठीक है, जब नहीं है तो नहीं है। कोई लाया उस पर इन्वेस्टमेंट, कोई उस पर लाया तो नहीं है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, जितनी आ रही है वो SIFC है नहीं है, वो ऐसी आती है। अली भाई लास्ट क्वेश्चन,
मुझे ये बताएं कि लास्ट ईयर आपने भी बताया कि स्टेट बैंक की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी रही, ट्रिलियंस में जो है वो प्रॉफिट हुआ स्टेट बैंक को। मगर अब सर अब जो है जाहिर सी बात है उनके पास पैसा बहुत आ गया है, तो अब बैंकों से स्टेट बैंक नहीं लेगा, ठीक है। तो अब बैंकों इंटरेस्ट रेट भी गिर रहे हैं, तो अब बैंकों के पास जो बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है और वो एडीआर का एक रूल भी है कि 50% जो है आगे देना होता है, तो अब उसका क्या होगा? बैंकों के पास इतना पैसा है, जब कोई डिमांड ही नहीं आ रही, कोई ले ही नहीं रहा बैंकों से पैसा, तो अब वो क्या करेंगे? अच्छा, ऐसा नहीं है कि बैंकों को बहुत बहुत पैसा आया है जो, और स्टेट बैंक का जो भी प्रॉफिट आया वो इस वजह से आया है कि बैंकों के पास जितने डिपॉजिट थे उसके ऊपर जितने एडवांसेज या इन्वेस्टमेंट दे सकते थे दे दिए, फिर उसके बाद जो है वो पैसे खत्म हो गए, तो स्टेट बैंक नोट प्रिंट नहीं कर सकता था। फिर स्टेट बैंक ने जो है ना मार्केट में पैसा डालना शुरू कर दिया, जो अपने पैसे स्टेट बैंक के पास टेबल पड़े थे वो मार्केट बनाना शुरू किया, जिसको ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO कहते हैं। वो गया 12 गया, अब 13 ट्रिलियन का हो गया हुआ था OMO। उस 13 ट्रिलियन के ऊपर जो है 22% पे इंटरेस्ट था, ठीक है। उसमें से 1% बैंक का होता था, 21% तो स्टेट बैंक के पास जाता था। वो 2.5 ट्रिलियन वापस हुकूमत के पास आ गया इस साल, पिछले साल जो आपने एक्सपेंस किया था, ठीक है जी। तो वो आ गया, तो वो OMO कम हो गए, 9 ट्रिलियन पे आ गया है, वो और कम होता जाएगा। दूसरी बात, तो आपने जो बात की है कि ADR अगर एडवांस टू डिपॉजिट रेशो किसी बैंक के 40% से ज़्यादा है तो उस पर 15% ज़्यादा टैक्स है, अगर 40 से 50% तक है तो 10% एक्स्ट्रा टैक्स है, 50% से ज़्यादा है तो नहीं है टैक्स है। ये इंतहाई कोई फसूदा किस्म का टैक्स है। मैं मानता हूं, मैं अजय सर अब IPO वाला मुद्दा बयान किया ना, मैं बैंक का भी वही मुद्दा आपसे बयान करूंगा। मैं मानता हूं कि बैंक के अंदर जो है वो रेंट सीकिंग होती है। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के लेजी बैंकर्स हैं। बैंक जो है वो वहाँ पे डिपॉजिट जो है वो करंट अकाउंट लेते हैं और लोगों को धोखा देते हैं, बैंक इंश्योरेंस बेचते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, वो मिस सेल करते हैं चीज़ों को, और वो अपने रिटर्न्स को, अपने स्प्रेड्स को जो 7-8% के हिस्टोरिक हाई स्प्रेड्स है उसको कमाते हैं। बैंक्स के ओनर जो है उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन पे फोकस नहीं है, को बहुत ज़्यादा लोगों के डिपॉजिट बेस नहीं बढ़ी, को SME लेंडिंग नहीं बढ़ी। तो बैंक जो प्राइवेटाइज हुए हैं, बिफोर द प्राइवेटाइजेशन क्या होता था कि चलो जी वो हुकूमत वाले जो है चोरी के लोन ले लेते थे, वो नहीं होते जो बैंक ऑफ पंजाब के साथ 2008 में हमेश खान के टाइम में हुआ, जो या नेशनल बैंक के साथ रोज हो रहा होता है, वो इन बैंक के साथ नहीं होता। वो पैसे अच्छे बना रहे हैं, लेकिन क्या वो फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहे हैं? क्या वो प्राइवेट क्रेडिट को ऊपर दे रहे हैं? 27% प्राइवेट क्रेडिट था जो अब 10-12% पे रह गया है। तो ये सारी चीज़ें बैंक्स नहीं कर रहे, और बैंक्स के अंदर एक छोटी सी टीम होती है ट्रेडी के, जो हमारे जैसे दोस्त हैं, वो सारा दिन गालियां दे रहे रहते हैं और वो जो है वो ठक ठक करके वो फ़ोन करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो बैंक को सारा पैसा कमा के दे रहे हैं, बाकी जो बैंक के बैठे हैं वो सिर्फ उसके लिए उसके फंड जनरेट करने के लिए हैं। लेकिन ये तरीका नहीं है कि ADR पे टैक्स किया जाए, कोई इससे डिस्टॉर्शन आ रही है, और इससे जो है वो सिंगल डिजिट में कई किसी को लोन दे रहा है, लेकिन कोई SME को लोन नहीं दे रहा, फैसल को लोन नहीं दे रहा जिसको लोन चाहिए घर के लिए, उसको लोन नहीं दे रहा जिसको गाड़ी के लिए लोन चाहिए, वो लोन उसी को दे रहा है जिसके पास पैसे हैं और उसको दबा के दे रहा है। और मैं एक और बात बताऊं कि अब जो IPPs के बाद जो वो कहते हैं ना चीज़ें रुकनी नहीं, अब अगला स्टॉप बैंक्स है, बैंक से ओनर्स हैं, उनके पास आएंगे कि भैया तुम 8% स्प्रेड कमाते हो, 7% स्प्रेड कमाते हो, ये कहाँ का इंसाफ है, चलो लाओ पैसे। तो बैंक से साथ जाती, बैंक्स के साथ भी मुझे डर है कि वो ये ADR वाला टैक्स नहीं, इसको ठीक तरीके से होना चाहिए, इसको ये एवरेज पे कर दे और इस पे बेसिकली इस टैक्स को खत्म कर दे। वैसे ही बैंक के पास 50% टैक्स है ना, 60% कर दे, 70% कर दे, 80% कर दे, 90% कर दे। बैंक के मेरे दोस्त मुझे मार देंगे, बट ये ADR के ये डिस्टॉर्शन ना क्रिएट करे। खिदर भाई लास्ट क्वेश्चन, और ये सवाल मेरे दिल के भी बहुत करीब है। जब से होश संभाले यही सुन रहे हैं, पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, इकॉनमी नाजुक दौर से गुजर रही है। 75 साल बाद क्या अब हमें ये पता चल गया है कि हमारी नाकामी की वजह क्या है और हमारी दुरुस्त सिमत क्या है? क्या सिर्फ पता चल गया? क्योंकि अगर सही बीमारी डायग्नोज होगी तभी उसका इलाज हो सकेगा। क्या आज हमें पता है कि हमारा मसला क्या है? यह बड़ा नाजुक सवाल है और नाजुक जवाब है इसका, क्योंकि इस मसले की तरफ जाऊंगा तो फिर मतलब मैं और तुम जो है ना वो बात नहीं कर पाएंगे ठीक तरह से। तो हमें मसला ये है कि हमारे जितने इंस्टीट्यूशंस हैं ना उनको इन प्लेस होना चाहिए। नाकामी की वजह हमारा सिस्टम है और वो बड़ा नाजुक सवाल है। अगर हम इस सिस्टम के ऊपर जाते हैं और उसके अंदर वो चैलेंजेस जो 1954 से शुरू हुए और फिर उसके बाद पहला मार्शल लगा, दूसरा मार्शल लगा, तीसरा मार्शल लगा, 90 की दहाई के अंदर अब पूरी हुकूमतें चेंज होती रही, फिर वो जो नेशनलाइजेशन की वो सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं जिसको हम कर सकते हैं। हमें चीज़ों को पहले इंस्टीट्यूशंस को सीधा करना है, हर इंस्टीट्यूशन को अपनी हिस्सों पे डालना है।
और दूसरा ये है कि जब इस मुल्क में मेरिट लाएंगे ना, सिस्टम मेरिट का लाएंगे, तो फिर आप सब पे टैक्स भी लगा सकेंगे। आप जब कम्पेटिटिव एनवायरनमेंट भी उसी पे आएगा, और जब कम्पेटिटिव एनवायरनमेंट आएगा तो लोग जो है मुल्क में पैसा भी लगाएंगे, और जब मुल्क में लोग पैसा लगाएंगे तो इसके नाजुक हालात से निकल जाएंगे। तो हमें फंडामेंटल्स को ठीक करना है, और हम उन फंडामेंटल्स को ठीक नहीं करना चाहते। और वो फंडामेंटल मुल्क के अंदर 1948 से शुरू हो गए थे, जब आपने कश्मीर करते थे आप, और आज 2024 में भी वही फंडामेंटल इश्यूज हैं, तो नाजुक तो रहेगा हालात। चलें खिज़र भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला, और इंशाल्लाह दोबारा भी किसी मौजू पे आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।